अब चलिए अब हम चैप्टर 9 के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो आप एक बार इनको देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 125 से 128 सीआरपीसी deals with the provision related to social justice and the purpose is to prevent vagrancy, starvation and destitution, and hence it should be interpreted liberally in favor of the person for whom it has been enacted. क्या बताया जी? इन्होंने यह बताया कि जो चैप्टर 9 है यानी सेक्शन 125 से 128 किससे डील करता है? उन प्रोविजन से जो कि सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। और इस पूरे के पूरे चैप्टर 9 का पर्पस क्या है जी? टू प्रिवेंट वैग्रेंसी, टू प्रिवेंट स्टारवेशन एंड टू प्रिवेंट डेस्टिट्यूशन। और इसलिए इस चैप्टर को लिबरली इंटरप्रेट किया जाना चाहिए उस पर्सन के फेवर में जिसके लिए चैप्टर इनेक्ट किया गया है, यानी बेसिकली चिल्ड्रन, वाइफ एंड बूढ़े माँ बाप के फेवर में। ठीक है, या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो डेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है जी? डेस्टिट्यूशन मींस एक्सट्रीम पॉवर्टी। ओके, वैग्रेंसी मींस होमलेस कंडीशन। ठीक है, आवारा घूमना। और स्टारवेशन का मतलब आपको पता ही होगा, भुखमरी, खाने पीने के लाले पड़ गए। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? The purpose of this chapter is to do social justice in favor of a woman, children and parents, and it falls within the constitutional sweep of Article 15 Clause 3 and Article 39 held in the case of Ramchandra Kaushal versus Veena Kaushal. तो क्या बताया जी कि इस चैप्टर का पर्पस क्या है? सोशल जस्टिस करना। किसके फेवर में? ऑब्वियसली इन फेवर ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वुमेन, चिल्ड्रन, पेरेंट्स। ठीक है, और ये जो चीज है ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में फॉल करती है? आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और आर्टिकल 39 में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और आर्टिकल 39 खोल के देखिए, तब आपको इसका आइडिया मिल जाएगा। ओके, किस केस में हेल्ड किया गया थे? रामचंद्र कौशल वर्सेस वीना कौशल। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस एंड रिलेटेड टू आर्टिकल 14, 15 एंड 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो चैप्टर है यानी बेसिकली चैप्टर 9 ये इक्विटी और जस्टिस के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। ठीक है, और किससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 और 39 से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स फॉर स्पीडी, इफेक्टिव एंड इनएक्सपेंसिव रेमेडी अगेंस्ट पर्सन हु रेफ्यूजेस और नेग्लेक्ट्स टू मेंटेन। यानी ये चैप्टर स्पीडी, इफेक्टिव और इकोनॉमिकल रेमेडी प्रोवाइड करता है उन लोगों के अगेंस्ट जो मेंटेन करने से या तो मना कर देते हैं या फिर नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज दे आर ओनली कॉम्प्लीमेंट्री प्रोविजन टू सर्टेन सिविल राइट्स अंडर सिविल लॉ। ये चैप्टर केवल सिविल लॉ के प्रोविजंस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, यानी सप्लीमेंट करते हैं। ओके, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा करते हैं। Next is, it is not related to an offence, rather primarily it is a civil wrong and the proceedings in general are provided in the civil laws also, for example, section 18 of HAMA and section 25 of HMA. तो उन्होंने बताया कि ये जो चैप्टर है ये ऑफेंस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि प्राइमरली ये एक सिविल रॉन्ग है और जनरली जो प्रोसीडिंग्स है वो सिविल लॉ में भी प्रोवाइडेड है, जैसे कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 18 में और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 में मेंटेनेंस के रिस्पेक्ट में प्रोसीडिंग दी हुई है। नेक्स्ट क्या कहता है जी? इट इज नॉट अ प्योर क्रिमिनल प्रोसीडिंग, रेदर इट विल बी कॉल्ड अ क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। Therefore, the person who has failed to maintain his wife, children, father or mother is called respondent and not accused. तो देखो कितना अच्छा पॉइंट है, ये प्योर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है। यानी इस चैप्टर के अंदर जो मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग है ये प्योर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है बल्कि क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। क्यों? क्योंकि अभी ऊपर हमने पढ़ा कि डायरेक्टली ऑफेंस से रिलेट नहीं करता। ठीक है, हमने ऊपर क्या पढ़ा कि इट इज नॉट रिलेटेड टू एन ऑफेंस,
ये डायरेक्टली ऑफेंस से रिलेट नहीं करता, बल्कि प्राइमरली ये एक सिविल रॉन्ग है। तो इसलिए एक पर्सन जो अपने बीवी बच्चे या माँ बाप को मेंटेन करने में फेल हो जाता है उसे रेस्पोंडेंट कहा जाता है, ना कि एक्यूज। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, although proceeding under this chapter is not a pure criminal proceeding, but they are included in CRPC because this remedy is more speedy and economical than available in civil cases। तो क्या बताया जी, ऑल्दो इस चैप्टर की जो प्रोसीडिंग है वो प्योर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है, बल्कि क्वाजी सिविल प्रोसीडिंग्स है, लेकिन फिर भी ये सीआरपीसी में इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि ये रेमेडी स्पीडी है, इकोनॉमिकल है एज कंपेयर टू सिविल रेमेडी। Okay, the proceedings of section 125 CRPC are not pure civil proceedings and therefore res judicata under section 11 CPC will not apply. However, the broad spirit of res judicata will be applicable. That is, once the petition is heard and dismissed, thereafter another petition on same grounds will not be heard. But a second application dealing with alteration in alliance with the help of section 127 can be considered. तो क्या बताया जी, 125 सीआरपीसी की जो प्रोसीडिंग्स है वो प्योर सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं है और इसलिए रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। लेकिन रेस जुडिकाटा का जो ब्रॉड स्पिरिट है वो यहां एप्लीकेबल होगा। यानी अगर एक बार पिटीशन को सुनकर डिसमिस कर दिया जाता है तो उसके बाद दूसरी पिटीशन सेम ग्राउंड्स पर नहीं सुनी जाएगी। बट सेकेंड एप्लीकेशन जो अलायंस में अल्टरेशन करने के लिए फाइल की गई है उसे प्रॉपर्ली एंटरटेन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ द मजिस्ट्रेट वाज नॉट एम्पावर्ड टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ सेक्शन 125 एंड टू पास द मेंटेनेंस ऑर्डर देन द प्रोसीडिंग शैल बी वॉइड। फॉर एग्जांपल, इफ अ JMIC2 conducts the proceeding of maintenance then it is void। सेक्शन 461 क्लॉज G ऑफ CRPC। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडी में अक्सर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या कहा जी, अगर मजिस्ट्रेट सेक्शन 125 की प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करने के लिए और मेंटेनेंस ऑर्डर पास करने के लिए एम्पावर्ड नहीं था तो जो प्रोसीडिंग्स है वो वॉइड मानी जाएंगी। ठीक है, एग्जांपल, अगर JMIC2 मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग कंडक्ट करता है और मेंटेनेंस ऑर्डर पास कर देता है तो ये प्रोसीडिंग्स वॉइड मानी जाएंगी। सेक्शन 461 क्लॉज G। आगे देखते हैं, if the magistrate passing the maintenance order does not have the territorial jurisdiction then it will not be an incurable irregularity. A civil court cannot pass an injunction against the petition of section 125 CRPC। तो क्या कहा जी, एक मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 125 में मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर रहा है अगर उसके पास टेरिटोरियल जुडिक्शन नहीं है तो ये इनक्योरेबल इरेगुलरिटी नहीं मानी जाएगी। इट विल नॉट बी एन इनक्योरेबल इरेगुलरिटी। तो इसका मतलब वो एक क्यूरेबल इरेगुलरिटी मानी जाएगी, वो एक ऐसी इरेगुलरिटी है जिसको हम क्योर कर सकते हैं। फिर आगे इन्होंने बताया कि सिविल कोर्ट सेक्शन 125 की पिटीशन के अगेंस्ट इंजंक्शन ऑर्डर पास नहीं कर सकता। ठीक है, सिविल कोर्ट सेक्शन 125 की पिटीशन के अगेंस्ट इंजंक्शन ऑर्डर पास नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, पिटीशन अंडर दिस चैप्टर कैन बी फाइल्ड थ्रू लॉयर ऑल्सो। इस चैप्टर के अंदर जो पिटीशन है वो लॉयर के थ्रू भी फाइल की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस चैप्टर इज एप्लीकेबल टू पर्संस belonging to all religion or nationality or domicile, but the legality or validity of the marriage would be governed by the personal laws of the parties, जैसे Muslim law, Hindu law, etc. In nutshell, we can say the provisions of chapter 9 are secular in nature and they apply upon all religious communities. तो देखो उन्होंने क्या बताया कि जैसे हिंदू लॉ में मेंटेनेंस के जो प्रोविजन दिए हुए हैं वो केवल हिंदूज पर ही एप्लीकेबल होंगे, इसी तरह मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस के जो प्रोविजन दिए हुए हैं वो केवल मुस्लिम्स पर ही एप्लीकेबल होंगे। लेकिन ये जो चैप्टर है ये सभी धर्मों के लोगों पर, सभी नेशन के लोगों पर अप्लाई होता है। यानी किसी भी धर्म का पर्सन या किसी भी देश का पर्सन इस सेक्शन के अंदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। पर हां, आप एक बात याद रखना, जो मैरिज की वैलिडिटी है वो पार्टीज के पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग तय की जाएगी। ठीक है, यानी आपकी शादी वैलिड है या नहीं
ये आपके पर्सनल लॉस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। ओके, तो ध्यान रखना, इन नटशेल वी कैन से द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 9 आर सेक्युलर इन नेचर। ठीक है, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों पर अप्लाई होता है, एंड दे अप्लाई अपॉन ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज। लेकिन जो वैलिडिटी है मैरिज की, यानी शादी लीगल है या नहीं, शादी वैलिड है या नहीं, वो पार्टीज के पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होगी। अगर पार्टीज हिंदू है तो हम हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे कि शादी वैलिड है या नहीं, अगर पार्टीज मुस्लिम है तो हम मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे कि शादी लीगल है या नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 125 इज अ समरी रेमेडी एंड इट डज नॉट डिटरमाइन राइट्स ऑफ पार्टीज। सेक्शन 125 में जो ऑर्डर पास किया जाता है ये केवल एक समरी रेमेडी है। ठीक है, क्या है ये? केवल और केवल एक समरी रेमेडी है और ये पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन नहीं करता। ठीक है, लाइक अगर हस्बैंड क्लेम करता है कि हमारी तो कभी शादी ही नहीं हुई, शी इज नॉट माई लीगली वेडेड वाइफ, तो ये सारी चीजें डिटरमाइन करना सिविल कोर्ट का काम है। ठीक है, 125 सीआरपीसी में जेएमआईसी 1 इन सब डिटेल्स में इंडल्ज नहीं होगा। ठीक है, यहां तो आपको केवल प्राइमा फेसाई मैरिज का प्रूफ दिखाना है ना, तो इसलिए पार्टीज के जो राइट्स हैं वो सिविल लॉ के अंदर डिटरमाइन होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 125 इज नो बार टू अ सूट फॉर मेंटेनेंस अंडर सिविल कोड। सेक्शन 125 में मेंटेनेंस का जो ऑर्डर पास कर दिया जाता है ये सिविल कोर्ट में मेंटेनेंस का सूट फाइल करने से बार नहीं करता। ओके, नेक्स्ट इज इफ देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट देन डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट विल प्रिवेल। अगर सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट के डिसीजन में कोई इनकंसिस्टेंसी अराइज होती है तो सिविल कोर्ट का डिसीजन प्रिवेल करेगा। क्यों? बिकॉज सेक्शन 125 स्पीडी रेमेडी प्रोवाइड करता है, जबकि सिविल कोर्ट दोनों पार्टीज को इन डेप्थ सुनने के बाद, केसेस के एविडेंस को लीड करने के बाद मैटर को डिसाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिविल कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू टेक नोटिस ऑफ द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 125 इन ऑर्डर टू फिक्स मेंटेनेंस अंडर सिविल लॉ। यानी जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस सेक्शन 125 में ग्रांट किया गया है, सिविल कोर्ट सिविल लॉ में मेंटेनेंस देते वक्त उस अमाउंट को कंसीडर करेगा। नेक्स्ट इज नो अपील फ्रॉम सेक्शन 125 ओनली रिवीजन लाइज। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी कि सेक्शन 125 सीआरपीसी से कभी भी कोई अपील लाई नहीं करती, केवल और केवल रिवीजन लाई करता है। अब चलिए आप सर्च करके मेरे को ये बताइए कि ये जो रिवीजन है कहां लाई करेगा, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट? चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए प्लीज। नेक्स्ट इज द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 9 आर सेल्फ कंटेन्ड, दैट इज रेस्ट ऑफ सीआरपीसी डज नॉट अप्लाई एक्सेप्ट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू समन्स। तो क्या बताया कि चैप्टर 9 के जो प्रोविजंस है वो अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड प्रोविजंस है, यानी बाकी की सीआरपीसी इस चैप्टर पर अप्लाई नहीं होती। इसी चैप्टर के अंदर सारी की सारी प्रोसीडिंग्स दी हुई है, आपको बाकी की सीआरपीसी को उठा के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सेप्ट प्रोविजंस रिलेटिंग टू समन्स। जैसे मेंटेनेंस ऑर्डर को पास करना, मेंटेनेंस ऑर्डर को कैंसिल करना, या मेंटेनेंस ऑर्डर में अल्टरेशन करना, या फिर जो टेरिटोरियल जुडिक्शन है वो कैसे डिसाइड होगी, ये सारी की सारी चीजें चैप्टर 9 में ही कंटेन्ड है। ठीक है, 125 से 128 के अंदर ये सारी चीजें कंटेन्ड है। इसलिए उन्होंने बताया कि जो प्रोविजन है चैप्टर 9 के वो अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड है। नेक्स्ट पॉइंट, since chapter 9 is elaborate and self-contained, the court will not apply its inherent powers of section 482. चूंकि चैप्टर 9 elaborate है, self-contained है, इसलिए कोर्ट सेक्शन 482 सीआरपीसी में अपनी इनहेरेंट पावर्स को अप्लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हस्बैंड कैन क्लेम मेंटेनेंस ओनली अंडर सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो वाइफ के पास तो मेंटेनेंस क्लेम करने के कई दरवाजे हैं। ठीक है, वो हिंदू लॉ में, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, हिंदू गार्जियनशिप एक्ट में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, सीआरपीसी सेक्शन 125 में, एक्सेट्रा, किसी भी जगह मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है।
लेकिन हस्बैंड के पास मेंटेनेंस लेने की केवल एक ही विंडो ओपन है, और वो कौन सी है? सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। हस्बैंड केवल और केवल सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में ही मेंटेनेंस ले सकता है। किससे ले सकता है? ऑब्वियसली अपनी वाइफ से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेनेंस पिटीशन कैन बी हर्ड बाय फैमिली कोर्ट्स और जेएमआईसी 1। जो मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स है वो फैमिली कोर्ट्स या फिर जेएमआईसी 1 के द्वारा सुनी जा सकती है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, wherever family court have been established, then their jurisdiction to grant maintenance shall be exercised by the family court and not by JMIC 1 as per section 7 clause 2 subclause A of Family Court Act 1984। तो क्या बताया कि अगर कहीं भी फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश कर रखी है तो फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 7 क्लॉज 2 ए के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस ग्रांट करने की जो जुरिडिक्शन है वो फैमिली कोर्ट एक्सरसाइज करेगी, ना कि जेएमआईसी 1। ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो मेंटेनेंस है वो कोई भी सुन सकता है, फैमिली कोर्ट और जेएमआईसी 1। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो लिमिट ऑन अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की अमाउंट पर कोई भी लिमिट नहीं है। इट कैन बी एनी अमाउंट, जो भी कोर्ट को या जो भी जेएमआईसी 1 को ठीक लगता है। इफ जेएमआईसी 1 feels that some interpretation of law is required, then he can commit the case to court of session under section 323। अगर जेएमआईसी 1 को लगता है कि लॉ को इंटरप्रेट करना जरूरी है तो वो सेक्शन 323 में कोर्ट ऑफ सेशन को मैटर को कमिट कर देगा। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इन केसेस ऑफ वाइफ क्लेमिंग मेंटेनेंस, burden of proof lies upon her to prove that she is lawfully wedded wife. However, the burden is not strict. That is, she has to prove by prima facie evidences. In cases where she has no direct evidences, it will be sufficient for her to prove evidence of long cohabitation for a reasonable time, whereupon BOP shifts upon the husband to rebut marriage. तो क्या बताया, अगर एक वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर रही है तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उसके ऊपर लाई करेगा ये प्रूव करने का कि वो लॉफुली वेडेड वाइफ है। ठीक है। पर हमने क्या पढ़ा था कि ये जो बर्डन है ये स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है। यानी उसे केवल प्राइमा फेसी एविडेंसेस से अपनी मैरिज को प्रूव करना है। किस केस में पढ़ा था हमने? यस, वेरी गुड, चनमुनिया के केस में। और अगर किसी केस में उसके पास उसकी शादी को लेकर कोई डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है तो इतना सफिशिएंट है कि वो ये प्रूव कर दे कि वो दोनों काफी समय से एक साथ रह रहे हैं, जिसके बाद जो मैरिज को रिवर्ट करने का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उसके हस्बैंड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एंड दैट बर्डन विल बी स्ट्रिक्ट। ओके। डायरेक्ट एविडेंस जैसे कि मान के चलिए उसके पास उसकी शादी की कोई एल्बम नहीं है। ठीक है। कोई फोटोग्राफ्स नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, या फिर जो चंद लोग उनकी शादी में शामिल हुए थे, मान के चलिए उन्होंने भाग के शादी करी थी। ठीक है। तो एक पंडित था जिन्होंने उनकी शादी करवाई थी और एक उनका दोस्त था। ठीक है। तो जो चंद लोग उनकी शादी में शामिल हुए थे वो मर चुके हैं। ठीक है। मान के चलिए पंडित बूढ़ा हो गया, ये मर गया, और ये जो दोस्त है ये किसी एक्सीडेंट में मेंटली अनसाउंड हो गया। ठीक है। तो इस केस में हम कहेंगे कि वाइफ के पास अपनी मैरिज को लेकर कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। तो फिर ऐसे केस में वो क्या करेगी? सिंपल कोर्ट को दिखा देगी कि भाई देखो हम लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसीडिंग ऑफ सेक्शन 18 हामा और सेक्शन 25 ऑफ एचएमए कैन गो पैरेलली विद द प्रोसीडिंग ऑफ सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 18 हामा और सेक्शन 25 की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सेक्शन 125 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग के पैरेलल चलाई जा सकती हैं। रेमेडीज अदर देन 125, यानी वाइफ के पास 125 के अलावा और क्या क्या रेमेडीज हैं भैया? शी कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125, सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 495 ऑफ इंडियन पिनल कोड, डैमेजेस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट फॉर डिसीट, मेंटेनेंस अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इतनी सारी जगह वाइफ के पास रेमेडीज अवेलेबल है ना। और जबकि अगर हम हस्बैंड की बात करें तो हस्बैंड के पास केवल और केवल एक ऑप्शन दिया हुआ है, और वो कौन सा है? सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट।
हस्बैंड अपनी वाइफ से केवल सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, और वहीं दूसरी तरफ वाइफ के पास हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटेनेंस क्लेम करने के कई दरवाजे ओपन है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हस्बैंड कैन अप्रोच टू सिविल कोर्ट टू चैलेंज द मेंटेनेंस ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 125 ऑन द ग्राउंड ऑफ वैलिडिटी ऑफ मैरिज, एज द ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 125 डू नॉट डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द पार्टीज। तो क्या कहा जी, सेक्शन 125 में जो मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया गया है उसे चैलेंज करने के लिए हस्बैंड जो है वो सिविल कोर्ट अप्रोच कर सकता है। किस ग्राउंड पर? कि जो हमारी शादी हुई है वो वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 125 में जो ऑर्डर पास किया जाता है वो पार्टीज के स्टेटस को डिटरमाइन नहीं करता। ठीक है। और वो पार्टीज के स्टेटस को डिटरमाइन क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि सेक्शन 125 का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पीडी रेमेडी प्रोवाइड करना। और अगर वो इन सब चीजों में डेप्थ में इन्वॉल्व हो गया तो सेक्शन 125 का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफीट हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें सिविल कोर्ट में डिटरमाइन होने के लिए छोड़ दी जाती हैं। सेक्शन 125 के अंदर प्राइमरी जो कोर्ट का फोकस होता है वो स्पीडी रेमेडी प्रोवाइड करने पर होता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज आल्सो हेल्ड दैट देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी between section 125 CRPC and section 18 of HAMA. 125 is a quasi criminal proceeding and section 18 is a pure civil proceeding. Both the proceedings can be initiated simultaneously and maintenance can be obtained under both the laws, but there has to be mutual adjustment of the amount awarded in either of these. तो क्या कहा जी, सेक्शन 125 CRPC में और सेक्शन 18 ऑफ HAMA में कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं है। क्योंकि देखो 125 जो है वो क्या है? क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, और जबकि जो सेक्शन 18 है वो क्या है? वो प्योर सिविल प्रोसीडिंग है। दोनों ही प्रोसीडिंग एक साथ इंस्टीट्यूट की जा सकती हैं और दोनों ही लॉज में मेंटेनेंस ऑब्टेन किया जा सकता है, बस जो अमाउंट अवार्ड किया जाएगा उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, no period of limitation has been prescribed either under section 125 or in any other provision of the code for filing an application for maintenance. यानी ना तो सेक्शन 125 में और ना ही सीआरपीसी के किसी अदर प्रोविजन में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को फाइल करने का कोई भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया हुआ है। यानी आप मेंटेनेंस की एप्लीकेशन कभी भी फाइल कर सकते हो। बट हाँ, आप एक बात याद रखना कि एक बार मेंटेनेंस ऑर्डर पास करने के बाद फिर यदि रेस्पोंडेंट मेंटेनेंस पे नहीं करता तो फिर आपको 1 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। ठीक है। और ये 1 साल कहां से काउंट होगा? चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट हैज अमेंडेड सेक्शन 125 क्लॉज 1 बाय रिमूविंग द क्लॉज नॉट एक्सीडिंग 500 रुपीज इन द होल। दिस अमेंडमेंट इनेबल्स द कोर्ट टू अवार्ड मेंटेनेंस डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। तो क्या बताया जी, पार्लियामेंट ने 2001 में सेक्शन 125 क्लॉज 1 को अमेंड कर दिया था बाय रिमूविंग द क्लॉज नॉट एक्सीडिंग 500 रुपीज इन द होल। और इस अमेंडमेंट ने क्या इनेबल किया कि केसेस के सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कोर्ट मेंटेनेंस का कोई भी अमाउंट ग्रांट कर सकती है। ऑलराइट। नेक्स्ट पॉइंट, an order granting interim maintenance is not an interlocutory order and revision is not barred under section 397 clause 2 of the code. तो क्या कहा जी, जो ऑर्डर इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट कर रहा है वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं है और इसलिए जो रिवीजन है वो सेक्शन 397 क्लॉज 2 में बार नहीं होगी। ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एन एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर डिसमिस फॉर नॉन अपीयरेंस कैन बी रिस्टोर्ड। अगर मेंटेनेंस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की एप्लीकेशन क्लेमेंट के नॉन अपीयरेंस के कारण डिसमिस कर दी जाती है तो उसे रिस्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेनेंस ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 125 इज एनफोर्सिएबल एंड नो प्ली दैट देयर हैज बीन कोहैबिटेशन और दैट देयर हैज बीन अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज कैन मेक इट इनवैलिड। यानी सेक्शन 125 सीआरपीसी में जो मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया गया है वो एनफोर्सिएबल है। यानी पार्टीज कोहैबिटेशन की प्ली लेकर या कॉम्प्रोमाइज की प्ली लेकर
इसके इफेक्ट को खत्म नहीं कर सकती। यानी पार्टीज ये प्ली नहीं कर सकती कि जनाब अब तो हम साथ में रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, हमारे रिलेशन में काफी मिठास आ चुका है, तो अब मेंटेनेंस देने की या मेंटेनेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा पार्टीज नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्डर है ये एनफोर्सिएबल है, और इस ऑर्डर के पास होने के बाद चाहे पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाए, चाहे पार्टीज एक दूसरे के साथ में बहुत मिलजुल कर रहने लग जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो देखो जी, ये इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे। ठीक है, आप इनको एक बार देख लेना। इनमें से कई पॉइंट्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो प्लीज एक बार इनको आप रेफर कर लेना। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।